हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर में। तो हम कर रहे थे रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको साइंस में, रेलवे में जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही थी विथ एक्सप्लेनेशंस। तो अभी तक जो है काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं आपके साइंस के, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और उनको मैंने आपको जो न्यूमेरिकल है उनका फुल सॉल्यूशन, फार्मूलाज, एवरीथिंग मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ देख लें, वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। तो इसी चीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए आज एक दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करेंगे। तो आपको देखिए टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ना तो सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो है ये वीडियो सीरीज़ जो है सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए है, ऐसा नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी देते हैं या वनडे एग्ज़ाम्स में कोई भी वनडे देते हैं, या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो भी आपके लिए साइंस तो हर एग्ज़ाम में आती है, राइट। तो आपके लिए सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आइए, आज का जो है हमारा टॉपिक उसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस को आप ध्यान से लास्ट तक जुड़े रहिए वीडियो के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। The process of a stationary object remaining stationary or a moving object continuing to be move at same speed is called। देखिए, ये आपके आज का टॉपिक क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के क्या, गति के नियम, ठीक है। हिंदी वालों के लिए न्यूटन के गति के नियम, राइट। तो इसमें जो हमारा पहला नियम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें आपको क्या समझाया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा या रेस्ट पे रहेगा या फिर तब तक मोशन पे रहेगा जब तक कि उसको जो एक इनर्शिया नहीं मिलता है, मतलब एक फोर्स नहीं मिलता है कि वो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पर ही रहेगा जब तक कि कोई उसको फोर्स लगा के उसको चलने पे मजबूर नहीं करेगा, या तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि कोई इनर्शिया उसको रोक नहीं लेगा, उसको स्टॉप नहीं कर देगा, ठीक है। तो यही हमारा जो है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको वही बोल रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर बने रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से चलते रहने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा कहलाता है जड़त्व का नियम। किसका, जड़त्व का। इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। देखिए, हो गया आपका क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, आपका जेईई में आपका 2019 में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या बता रही है। तो आइए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड टू म्यूचुअली अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना। या फिर ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बताए गए हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स पे जो डिपेंडेंसी नहीं बताई गई है। इनर्शिया तो आपकी फर्स्ट लॉ होती है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपकी सेकंड लॉ जो है वो नहीं बताती। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। जैसा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपको होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो वो यहाँ से पढ़ के समझ सकता है, ठीक है। कि जो फोर्स अप्लाइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के चेंज पे डिपेंड करता है। तो वही आपको बोल रहा है कि बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, देखते हैं।
इक्वेशन F इज इक्वल्स टू ma इज नोन एज, तो आपका चाहे आपका ये पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, या फिर F इज इक्वल्स टू ma पूछे, ये दोनों ही आपकी कौन सी होती है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अ पाइल ऑफ बुक kept on a table does not move because of, अब यहाँ पे देखिए एक टेबल है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी बुक्स रखी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारी पाइल ऑफ बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारे बुक्स का ढेर रखा हुआ है। अब ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही है? क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया गया ना। अगर फोर्स लगाया गया होता तब तो ये मूव करती, फोर्स लगाया ही नहीं गया तो वहीं पे रखी रहेंगी। तो ये क्यों नहीं हुई? जड़त्व की वजह से। ठीक है, जड़त्व की या इनर्शिया की वजह से ये अपनी जगह से नहीं हिली, उसी जगह पे रखी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम? इनर्शिया की वैल्यू या जड़त्व का जो मान है वो किसमें अधिकतम होगा, किसमें मैक्सिमम होगा? बिटवीन अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का जो समान आकार की रबर की गेंद या फिर पत्थर के बीच का, या फिर स्कूटर एंड अ बस, या फिर 10 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, या फिर ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इनर्शिया किसमें मैक्सिमम होगा? तो देखिए जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ट्रेन एंड एरोप्लेन, रेलवे और हवाई जहाज में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए फोर्स जो होते हैं वो जो लगते हैं, एक ऑब्जेक्ट 1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट जो इस पे फोर्स लगाएगा सेम यही भी ऑब्जेक्ट इस पे भी फोर्स लगाएगा, बट इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस का F21 होता है। ये कौन सी लॉ है? तो देखिए ये है आपकी थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपकी कहती है द एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो एक्शन होगा, कोई भी फोर्स लगेगा, उसके रिएक्शन में उस वैसा ही फोर्स, उतने ही अमाउंट का फोर्स लगेगा, बट एट अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी लॉ है? तो ये न्यूटन की थर्ड लॉ है, न्यूटन का तीसरा नियम है गति का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, what will be the kinetic energy of the rifle if it moves backward without stopping? तो यहाँ हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि अगर जो है एक बुलेट जो है फायर करी गई है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पूछ रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ऑप्शन देखिए, मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी राइफल की, या फिर लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, या फिर इक्वल होगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी, या फिर ज़ीरो होगी। तो देखिए बुलेट तो जो है वो फायर करी गई है, तो इसकी तो ज़्यादा होगी ना, बुलेट की ज़्यादा होगी, राइफल की भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तब तो ये हाथ से ही छूट जाएगी, है ना। तो ये जो है इसमें भी होगी गति, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, बट एट लेस अमाउंट देन द बुलेट दैट इज़ फायर्ड। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, गोली की गतिज ऊर्जा से कम। गोली की जो, बुलेट की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उससे कम होगी। ठीक, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डज अ रनर कंटिन्यू रनिंग इवन आफ्टर क्रॉसिंग द फिनिश लाइन? जो रनर है, अगर कोई रनर है वो दौड़ रहा है, यहाँ पे आपकी फिनिश लाइन है, ठीक है, यहाँ फिनिश है आपका, तो वो थोड़ी दूर तक और दूर तक क्यों दौड़ता रहता है? अपने आप को रोक क्यों नहीं पाता है? क्योंकि उसको एक फोर्स चाहिए, ताकि एक उसको इनर्शिया की ज़रूरत है, वो अपने पे अपनी जो उसकी जिस स्पीड से वो दौड़ रहा है उस पर कंट्रोल पाने के लिए। तो ऑप्शन देखिए क्या कह दिया है, द फ्रिक्शन बिटवीन हिज शूज़ एंड द ग्राउंड कॉजेज हिम टू मूव अलॉन्ग द लाइन, या फिर इनर्शिया ऑफ मोशन प्रोपेल्स इट फॉरवर्ड, the inertia of stability takes some time to stop it, या फिर he wants to be sure that he has crossed the
लाइन, है ना। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ मोशन में मैंने आपको फर्स्ट लॉ में बताया था कि जो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी कि जब तक उस पर कोई इनर्शिया नहीं लगाया जाएगा टू स्टॉप इट, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए। तो अब उसने क्या बोला कि यहाँ पे कौन सा इनर्शिया है, यहाँ पे वो रेस्ट में तो है नहीं, यहाँ तो वो मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन प्रोपेल्स इट फॉरवर्ड, मतलब कि जो मोशन ऑफ इनर्शिया लगा हुआ है जिसकी वजह से वो चल रहा है, दौड़ रहा है, वो उसको क्या है, ढकेल रहा है आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, गति का जड़त्व उसे आगे बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When a stationary bus starts moving, the people standing inside it fell backward. Which of the following law explains this situation? अब देखिए एक बस है आपकी, ठीक है, बस है। अब बस में क्या होता है, बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, बस चल रही है, तो बस चली तो जो यात्री बैठे हुए हैं वो क्या है, पीछे की साइड हो जाते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप पीछे हो जाते हैं, या फिर अगर बस ने ब्रेक लगाया तो हम क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ गिरने लगते हैं ना, हम पकड़ लेते हैं, आगे सहारा ले लेते हैं सो दैट हम आगे ना गिर जाएं। ये किसकी वजह से होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये सारा कुछ होता है इनर्शिया के कारण, न्यूटन की फर्स्ट लॉ के कारण होता है। क्यों? क्योंकि आप जो हैं, जब बस रुकी हुई थी तब आप किस पोजीशन में थे, तब आप रेस्ट में थे। आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है, अनलेस उस पर आप फोर्स नहीं लगा रहे। अब आप बस ने क्या किया, आपकी बॉडी पे फोर्स लगाया कि बस के साथ आप भी जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, तो आप इसीलिए, लेकिन आपकी बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती थी, इसीलिए आपकी बॉडी पीछे साइड ढकेलती है, ठीक है, और इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया का लॉ। तो ये इसमें कौन सी लॉ हो जाएगी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। व्हेन अ कार्ड प्लेस्ड ऑन अ ग्लास इज पुश्ड विद अ फिंगर, द कॉइन प्लेस्ड ऑन इट फॉल्स ऑन द ग्लास। विच लॉ डज दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन? ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट, देखिए एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। जब ग्लास पे रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, ग्लास पे कोई है, उस पर एक हमने कार्ड रख दिया है, ठीक है, उसको जब धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? अब इस जो ये कहाँ पे कार्ड रखा हुआ है उस पर एक सिक्का भी रखा हुआ है, आपने जो है इसको धक्का दिया कार्ड को, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्ड को धक्का दिया तो कार्ड खिसक गया, लेकिन उसके ऊपर जो कॉइन था वो क्या हो गया, कार्ड के हटते ही ग्लास में आ गया। तो आपको बोल रहा है कि ये कौन सा नियम बता रहा है, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहा है, या फिर ये इनर्शिया बता रहा है, या फिर ये थर्ड लॉ बता रहा है न्यूटन की, या फिर ये मोमेंटम बता रहा है? तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन की कोई बात नहीं है, और थर्ड लॉ भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसकी भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो कॉइन रखा हुआ है वो रेस्ट पे है और वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है ना। अब अगर आप कॉइन पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो फिर कॉइन कोई एक्शन लेगा, लेकिन फिलहाल तो हम कार्ड पे लगा रहे हैं, तो कार्ड तो मूव कर गया बट कॉइन फेल इनटू द ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का पहला नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। न्यूटन की जो नियम है वो कणों के लिए सही नहीं है। कैसे कणों के लिए? एट रेस्ट, व्हेन मूविंग स्लोली, या फिर व्हेन मूविंग विथ हाई वेलोसिटी, या फिर मूविंग विथ अ स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए रेस्ट वाला जो है वो तो हमने देखा इनर्शिया वाला था, ठीक है, और मूविंग स्लोली होगा, चाहे स्लो हो या फिर चाहे फास्ट हो, न्यूटन की लॉ जो है हर पे होल्ड करेगी, ठीक है। सब में F इज इक्वल्स टू ma भी लगेगा, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी लगेगा और इनर्शिया भी लगेगा,
राइट। लेकिन अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो गई जो स्पीड है, तो फिर आपका न्यूटन्स की लॉ जो है नहीं लगती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन व्हाट बेसिस कैन द डेफिनीशन ऑफ फोर्स कैन बी एक्सप्लेन। फोर्स की जो डेफिनीशन है वो कौन सी लॉ एक्सप्लेन करती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया लॉ। देखिए मैं आपको साफ साफ लिख दे रही हूँ सो दैट आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे तो आप लिख दें। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम। ठीक है, इसको और भी क्या बोलते हैं? गैलीलियोज लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ गैलीलियो। ठीक है, क्योंकि ये गैलीलियो द्वारा दिया गया था। तो ये जो है यही इसी से हमारा क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इवन एसएससी में भी ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है और भी कई सारे एग्जाम्स में, कि जो बल की परिभाषा है, फोर्स की जो डेफिनेशन है वो कौन सी लॉ देती है। तो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम है, वो आपकी फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा जो सेंटेंस है वो आपका सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। द फोर्स इज अप्लाइड टू अ सिंगल बॉडी, या फिर फोर्स अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज, या फिर फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे सेम बॉडी पे जो है फोर्स, एक बॉडी पे जो फोर्स लगाया जाएगा तो वो एक ही डायरेक्शन में तो एट अ टाइम मूव करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं। यहाँ पर हम जो दो बॉडीज़ की बात करते हैं, अलग अलग बॉडीज़ की, जैसे कि आपकी ये गन है, यहाँ से गन से चलाई गई बुलेट। ठीक है, तो यहाँ क्या, बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जो आपकी राइफल रहती है वो आपकी पीछे के डायरेक्शन में मूव होती है। भले उसकी काइनेटिक एनर्जी या स्पीड कम होती है पर मूव तो करती है। एक्शन अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट बॉडीज़ में अपोजिट डायरेक्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। When a car turned on a curved road, the passengers sitting in it feel a force on themselves in the opposite direction on the center. This force is due to। अब देखिए, अगर क्या होता है कि कोई भी कार या फिर कोई भी गाड़ी जो है, यहाँ पे जैसे कि रिवर बैंक्ड है, कर्व्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर वो मूव करेगी तो पैसेंजर्स क्या करते हैं, अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में जो है झुका हुआ पाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, विपरीत दिशा में क्यों उनको लगता है बल? क्योंकि एक्चुअल में तो वो पहले सीधे जा रहे थे ना, एक्चुअल में तो वो पहले सीधे जा रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे रिवर, यहाँ पे रोड है आपकी, वो मुड़ गई, ठीक, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ जा रहे थे? एक्चुअल में तो वो पहले सीधे जा रहे थे, तो यहाँ पे उनकी बॉडी तो सीधे ही जा रही है एक्चुअल में, लेकिन उनको यहाँ पे मोड़ दिया गया। तो अब वहाँ पे मुड़ने से क्या हो जाता है, उनकी बॉडी जो है इस साइड जो है झुकी रहती है, क्योंकि वो उनकी बॉडी उसी पोजीशन में अभी भी रहना चाहती है। तो यहाँ पर इसीलिए कौन सी लॉ हो गई, ये भी जड़त्व का ही नियम है। ठीक है, इनर्शिया का नियम है, यानी न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन अ स्टिल वाटर। इफ द बोट मूव्स टूवर्ड्स द शोर देन द बोट। यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति शांत जल में नाव पर खड़ा है, यदि नाव किनारे की ओर बढ़ती है तो नाव क्या है, नाव क्या होगा, नाव किनारे से दूर चली जाएगी, या फिर स्थिर रहेगी, या फिर तट की ओर बढ़ेगी, या फिर डूब जाएगी। क्या होगा इसमें से? तो देखिए, जैसे ही वो व्यक्ति जो है बोट से उतर के किनारे पर आएगा, ठीक है, ये आपकी लैंड है, ये लैंड है आपकी, और ये क्या है, ये सारा पानी है आपका, ये पानी है, ये सारा क्या है, ये वाटर है। तो ये वाटर से उतर के जैसे ही लैंड पे जाएगा, तो तब क्या होगा, ये जैसे ही लैंड पे जाएगा तो ये आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, तो आपकी जो ये बोट है वो किधर जाएगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? बताया मैंने आपको, न्यूटन्स की
थर्ड लॉ की वजह से। थर्ड लॉ क्या कहती है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका मोशन हुआ इधर तरफ, तो जो नाव ने दूसरा कैसे फोर्स दिखाया, एक दूसरा फोर्स दिखाया ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नाव किनारे से दूर चली जाएगी, किनारे से दूर चली जाएगी पानी की तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स द वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the absence of gravitational force of attraction, the thrust on a rocket is, अगर गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति हो तो रॉकेट पर थर्स्ट होता है, थर्स्ट प्रेशर होता है, किस तरफ होता है देखिए, इट इज़ कांस्टेंट व्हेन द रेट ऑफ गैस रिलीज इज कांस्टेंट, या फिर स्टेबलाइज्ड फॉर शॉर्ट रेंज रॉकेट, या फिर नॉट स्टेबल, या फिर स्टेबल। तो जो अपथर्स्ट लगता है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, प्रेशर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्स्ट बोलते हैं। तो जो अपथर्स्ट लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की एब्सेंस में, वो क्या होता है? स्थिर होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द पब्लिकेशन ईयर्स ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? देखिए आपका ऐसे ईयर पूछने वाले भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ऑप्शंस आपके ये दिए हुए हैं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1678। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो देखिए आप जो है, ये तो है, मैं समझ रही हूँ कि ये ईयर्स जो हैं वो याद नहीं होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना बहुत ईजी नहीं है, लेकिन साइंस में तो बहुत सारे ईयर्स होते भी नहीं हैं। और दूसरी एक बात ये कि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो एटलीस्ट आप ये या ऐसे और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर आपके आए हुए हैं, एटलीस्ट वो आप पढ़ लीजिए। तो आपको क्या है, एक बार आप ये वीडियो भी आप 2-4 बार 5 बार भी देख लेंगे तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न हो जाएगी और आपको पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू, आपको इतना ही, अगर आप सारे वीडियोज़ देख लें और आप इतने प्रैक्टिस करके जाएँ तो आपको मतलब जो साइंस है उसमें आप काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ और आपने अच्छा, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट एनी इंस्टेंट द एक्सीलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज प्रोपोर्शनल टू पावर n ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सपेल्ड गैस, द वैल्यू ऑफ n शुड बी। अगर देखिए रॉकेट का त्वरण यानी रॉकेट पे एक्सीलरेशन, निष्कासित गैसों की वेग, जो वेग है उनका वेलोसिटी है, उसका पावर क्या है? n है, वो उसके जो है क्या है, तो n का यहाँ पे मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए रॉकेट जब चलता है, रॉकेट कैसे चलता है? ग्रेविटी के अपोजिट चलता है कि नहीं चलता है? बताइए, ऊपर की साइड चलता है और यहाँ पे क्या करता है? गैसेस छोड़ता है बहुत सारी, ठीक है, गैसेस चलती है, फायर के साथ, आग के साथ गैसेस निकलती हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, यहाँ पर बहुत सारा जो है धुआं हो जाता है, ठीक है, ये रॉकेट है आपका। तो ये जब ऊपर की डायरेक्शन में चलता है तो ये किसकी, न्यूटन्स के कौन से लॉ पे काम करता है? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एक्शन हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हुआ आपका? गैसेस मूव करी, तो ये भी एक है, ठीक है, जब गैसेस मूव करी उन्हीं के फोर्स की वजह से तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका रॉकेट प्रपल्शन मेथड होता है। तो यहाँ पे जो आपकी जो वैल्यू ऑफ n होगी, तो यहाँ पर आपकी जो रॉकेट की जो स्पीड रहती है, रॉकेट की जो स्पीड है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रॉकेट की स्पीड, ये क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ गैसेस, जो गैसेस की जो स्पीड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, मतलब बिल्कुल सेम है, कोई पावर नहीं होती। तो यहाँ पावर आप 1 कह सकते हैं। ए इज़ योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो आपको किसके विषय में जो है रिलेशन बताती है? वेलोसिटी और। तो देखिए जो गति का तीसरा नियम होता है, न्यूटन की थर्ड लॉ होती है, वो क्या कहती है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है, हर एक्शन का जो है अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा नियम, तीसरा नियम है
वो क्या है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, स्थिति पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे कोई भी हम संवेग की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भी हम कोई इससे वेलोसिटी और फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है, समय का भी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। और अगर हम न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी जाएं, जो कि होती है v² - u² इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as, ठीक है, इस पर भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये जो न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे भी देखिए, ना तो हम संवेग की बात कर रहे हैं, ना ही हम बल की बात कर रहे हैं, और ना ही हम वेलोसिटी से, समय का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। इस जस्ट स्थिति, ये जो स्थिति है, ये सारे सिचुएशन है, डिस्टेंस है, उसके और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दैट इज स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A 40-gram bullet is fired horizontally on a 3 kg pistol at velocity 180 meter per second. What is the recoil velocity of the pistol? आपको यहाँ बताना है कि वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी क्या होगी पिस्टल की। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, कहीं ना कहीं आपका ये मोमेंटम का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम का भी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो देखिए क्या होता है, मोमेंटम बिफोर द मूवमेंट माइनस इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बिफोर वाला क्या पोजीशन होगी, कैपिटल एम, मतलब मास ऑफ, मैं कैपिटल एम यहाँ पे और कैपिटल वी लूँगी यहाँ पे बुलेट के लिए, सॉरी गन के लिए, ठीक है, और स्मॉल एम और स्मॉल वी मैं यहाँ पे लूँगी बुलेट के लिए, ठीक है, मतलब जो गोली चलाई गई है उसके लिए। तो यहाँ पे एम वी, मतलब वी पहले वाला, और प्लस एम स्मॉल वी जो बुलेट का है, इज इक्वल्स टू कैपिटल एम कैपिटल वी, मतलब आफ्टर के बाद वाले के लिए, प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। तो यहाँ पे जो पहले थे, पहले तो दोनों रेस्ट पे हैं, तो इन दोनों की वेलोसिटी जो है ज़ीरो हो जाएगी। तो जो बाद वाली जो स्पीड है, उन्हीं को हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये मैं वी ले रही हूँ, ये कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो है आपका, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट मास है वो आपको कितना दिया हुआ है, देखिए 3 kg दिया हुआ है, ठीक है, 3 किलोग्राम दिया हुआ है। तो 3 किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज कर ले रही हूँ, दैट इज़ 3000 ग्राम्स, क्योंकि बाकी सारी भी देखिए 40 ग्राम्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको 3000 ग्राम्स लिख ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, यहाँ पे वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है, क्योंकि हमें पिस्टल की ही वेलोसिटी निकालनी है। और यहाँ पे जो एम है, मतलब स्मॉल एम, सॉरी मैं यहाँ पे करेक्ट कर दे रही हूँ, स्मॉल एम स्मॉल वी, स्मॉल एम आपका कितना है, इसको आप रहने दीजिए, इसको मत लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से ही नोट करिए। स्मॉल एम जो है आपका वो है 40, ठीक है, 40, और जो स्मॉल वी है वो कितना है, 180 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 180 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, अननोन क्वांटिटी को अलग करते हैं नोन क्वांटिटी से। तो यहाँ पर माइनस में ये आ जाएगा 180, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -40 इंटू 180/3000। तो देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे टेंजा, और ये हो जाएगा 6 4 24 24 2.4 माइनस का 2.4 आपका जो है आंसर आ गया। आप खुद से भी करके देख सकते हैं। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी में ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है मैंने आपको कराए, वर्क पावर एनर्जी में भी मैंने मैक्सिमम आपको जो है न्यूमेरिकल्स करवा दिए, एक नहीं एक तरीके के मैंने आपको कम से कम नहीं तो 10-15 क्वेश्चन एक टाइप के कराए हुए हैं, है ना। तो आप कभी भी, आपको रिवीजन भी करना है, आप कभी भी वीडियो चला के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री विग्रसली, सम लीव्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द टी, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ। अगर हम पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, अब हम इसको यहाँ पे हिला दें, शेक कर दें, तो क्या होगा, इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं कि नहीं झड़ जाती हैं। ये किस वजह से होता है, देखिए यहाँ पे आपकी लीव्स थी, लीव्स किस पे थी, पहले रेस्ट पे थी, लीव्स किस पे थी, रेस्ट पे। अब आपने क्या किया, ट्री को आपने यहाँ पे ट्रंक हिलाया, मोशन दिलाया, लेकिन ट्री लीव्स पे, पर्टिकुलर लीव्स पे तो आपने मोशन दिलाया नहीं है ना। तो जो लीव्स थी वो तो अभी भी रेस्ट पर ही रहना चाहती हैं ना।
तो वो क्या कर जाती हैं, उसी जगह पे रहती हैं, इसलिए वो क्या कर जाती है, टूट जाती हैं, अपनी जगह से गिर जाती हैं। तो ये कौन सा आपका नियम है, ये आपका जड़त्व का या इनर्शिया का नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाउ डज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन वाई द बॉल थ्रोन एट द वॉल बाउंस बैक। कौन सी जो है न्यूटन की लॉ जो है बताती है कि आप जो अगर वॉल पे कोई भी बॉल मारते हैं तो वो वापस आ जाती। तो देखिए, जो अपोजिट वाली हम जहाँ भी बात कर रहे हैं वहाँ कौन सी लॉ आ जाती है, थर्ड लॉ आ जाती है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे गति का तीसरा नियम वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a sailor jumps in a forward direction, the boat moves backward. Which law of the motion does it illustrate? अगर आप जो है नाविक जो है, यहाँ पे मैंने आपको नाविक वाला प्रश्न बताया था, ये बोट है आपकी, ठीक है, ये आपका जो है आदमी है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, सारा ये लैंड एरिया है, ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे लैंड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा पानी है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये आदमी यहाँ से यहाँ कूद रहा है, ठीक है, ये तो आगे घूमेगा लेकिन इसकी जो बोट है वो पीछे चली जाएगी। कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा एक्चुअल में। तो ये कौन सी लॉ होती है, ये थर्ड लॉ होती है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस आदमी का फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ तो बोट का भी पीछे हो गया। तो ये गति का तीसरा नियम होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए, ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। ठीक है, फोर्स जो अप्लाई किया जाता है उस पर। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जो आपका कथन गलत है उस पर हमको जो है निशान लगाना है। When a bus stops suddenly, the passengers sitting in the bus feel a jerk backward. कहाँ पे वो करते हैं, अगर बस स्टॉप हो जाती है यानी कि बस जो है रुक जाती है तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ जाते हैं। पीछे की तरफ तो नहीं जाते, अगर मूव कर रही है बस तो पैसेंजर्स तो आगे की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि पैसेंजर्स भी मूविंग डायरेक्शन में, अब उन पे लगाया गया है इनर्शिया, तो वो रुकेंगे। या फिर अ मैन जम्प्स इनटू अ मूविंग बस फॉल्स। अगर आप किसी चलती हुई बस से आप जो है कूद जाते हैं, कोई भी आदमी कूद जाता है तो वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी तो अभी भी मूव ही कर रही है ना, बस के साथ मूव कर रही है। अब वो उतरेगा तो उसको क्या चाहिए, उसको रुकना है, तो उसको इतना इनर्शिया लगाना पड़ेगा ना, उतना फोर्स जो कि वो अकेले तो लगा नहीं सकता, इसीलिए वो गिर जाता है। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है, ये सही है। व्हेन अ रोटेटिंग फैन स्टॉप्स, एक रोटेटिंग फैन जो है स्टॉप हो जाता है तो वो थोड़ी देर तक चलता रहता है। या फिर व्हेन अ बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन अ बस फील अ जर्क इन फ्रंट। ये ऑप्शन करेक्ट है कि अगर आपकी बस में कोई बैठे हुए हैं तो अगर बस स्टॉप हो जाती है सडनली तो जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनको आगे की तरफ जर्क लगता है। ठीक है, आगे की तरफ वो मुड़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। जो हमको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था ना कि जब अगर बस रुकती है अचानक से तो पैसेंजर्स क्या है, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, ना कि पीछे की तरफ। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका गलत था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन शोज, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या शो करती है, इसमें हमें ये बताना है। Every object will remain in the state of rest or uniform motion, just a minute, unless it is compelled to change and its state by action of net force। या फिर when the net force is applied every object will move in a uniform speed, rate of change of momentum of the object will be the change in फोर्स अप्लाइड। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये सेकंड लॉ होती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन, आपको आगे का नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए या फिर देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
of an object is proportional to the net force applied on object in the direction of net force. तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन मोर करेक्ट लग रहा है मुझे, हाँ सॉरी, सी ऑप्शन रहने दीजिए, ये ज़्यादा सही है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ है, जो फोर्स अप्लाइड है, उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम भी होता है। तो डी ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो सी वाला रहने दीजिए, डी ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस लॉ ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय, ठीक है, तो हम उतनी देर से क्या बोल रहे हैं, टॉपिक का नाम भी हमारा क्या था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो देख रहे हैं आप कितना इजी क्वेश्चन आता है, आराम से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका न्यूटन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड मीटर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपका ये जो लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ माइनस का निशान लगा लीजिए, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा या तो हम पर लगा दें या फिर सेकेंड के पावर में -2 लगा दें। तो ये क्या होता है 1 kg, मतलब अगर आप नहीं आ रहा तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, 1 kg मतलब मास की है, मास है m जिसको मैं लिख दूं, इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है, यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो मैंने कराया है यूनिट्स वाला, उसमें आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो ये होती है एक्सीलरेशन की। तो मास इंटू एक्सीलरेशन किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का, और फोर्स मतलब न्यूटन, तो ये होता है 1 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का कौन सा उदाहरण है इसमें से। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द फील्डर ग्रेजुअली मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स अलॉन्ग विद द मूविंग बॉल, या फिर when we stop pedaling the bicycle slows down, जब हम पैडल करना बंद कर देते हैं तो बाइसिकल जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। या फिर when a bus starts suddenly the passengers are jolted backward, जो है यात्री रहते हैं झटका लगता रहता है उनको, या फिर लॉन्चिंग अ रॉकेट लॉन्च करना। तो देखिए ये जो आपका ये क्रिकेट बॉल वाला था, ये तो आपका इनर्शिया की वजह से है, तो ये तो आपकी फर्स्ट लॉ हो गई, ये थर्ड लॉ नहीं हुई। थर्ड लॉ में आपका क्या बोला था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो रॉकेट लॉन्चिंग वाला है वो आपका थर्ड नियम है, क्योंकि मैंने रॉकेट वाले क्वेश्चन में आपको बताया भी हुआ है कि यहाँ पे जो है गैसेस छोड़ी गई हैं, ठीक है। तो गैसेस की ही फोर्स की वजह से ये क्या है, ऊपर जा रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो रॉकेट लॉन्चिंग वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following example explains Newton's third law of motion, तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है आपका, आई थिंक एकदम रिपीटेड है ना, यस एकदम रिपीटेड है आपका। तो कौन सा होगा ये, लॉन्चिंग अ रॉकेट वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो देखिए हाँ रिपीटेड नहीं है ये आपका, देखिए डेट आपकी दूसरी है, ये सी, ये आपकी दूसरी डेट में सेम क्वेश्चन पूछा गया और ऑप्शंस भी उल्टे सीधे करके बस यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देख रहे हैं ना आप क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, आपके भी एग्ज़ाम में ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वाई डज अ फील्डर मूव हिज हैंड आर्म्स बैकवर्ड्स वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। आप एक फील्डर है, वो बॉल कैच कर रहा है, तो वो बॉल कैच करते समय बॉल उसकी तरफ आ रही है, अपने हैंड वो क्या है बैकवर्ड पीछे की तरफ ले जाता है। क्यों ले जाता है, वो इसलिए ले हो जाता है बिकॉज ही इज़ नर्वस, नो ही इज़ नॉट नर्वस, बिकॉज इट हेल्प्स टू एमिंग द बॉल, या फिर बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर बिकॉज इट मेक्स हिम अलर्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज ही एक्सपीरियंस लेस फोर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि उसको जो है
कम फोर्स लगाना पड़े। ठीक है, अब आपकी बॉल मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, बॉल जो है आपकी मूव कर रही है, तो बॉल थोड़ी देर तक मूव ही करना चाहेगी। अगर आप उसको इतनी फास्ट मूविंग बॉल को आप एकदम से ऐसे रोकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपकी हाथ में चोट आ सकती है। तो उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए इसीलिए वो हाथ को अपने पीछे ले जाता है, सो दैट बॉल की स्पीड वो धीरे धीरे कम कर पाए। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच रूल रॉकेट प्रपल्शन रॉकेट लॉन्चिंग बेस्ड। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किस पे है, न्यूटन की थर्ड लॉ पे है, न्यूटन की तीसरी नियम पे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू। सेकेंड लॉ किस पे रिलेटेड है, क्या प्रेशर पे है, थर्स्ट पे है, इनर्शिया पे है या फिर मोमेंटम पे है। तो देखिए मैंने आपको सेकेंड लॉ बताई हुई है, पहले भी कुछ क्वेश्चन कराए हुए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है ना, यही आपका है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार करके बता दे रही हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, अब यहाँ फोर्स देखिए मैं उल्टा लिख ले रही हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा, अब P इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेग भी बोलते हैं। ठीक है, रेखीय संवेग। तो यहाँ पे P की जगह मैं m इंटू वी लिख रही हूँ, m इंटू वी अपॉन डी टी। मास तो आपका कांस्टेंट है, ठीक, और v जो है आपका वेरिएबल है, ठीक, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको मैं m को बाहर लिख दूंगी और dv अपॉन dt लिख दूंगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, तो हमें मालूम है कि ये तो एक्सीलरेशन होता है। तो यहीं से आपका f इज इक्वल्स टू ma आता है। तो यहाँ पे किस पे, संवेग पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही थी, आपके काम आ सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, संवेग पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। थर्ड लॉ किस सिचुएशन पे अप्लाई होगी, व्हेन अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम अ बोट इनटू रिवर द बोट मूव्स बैकवर्ड। जब एक पर्सन जो है, व्यक्ति नाव से नदी में कूदता है तो नाव पीछे की ओर ढकेलती है। ये तीसरे नियम के बारे में हमें बताना है। जब बस में खड़ी अचानक चलती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं, ये इनर्शिया हो गया, आपका जड़त्व हो गया। जब कोई व्यक्ति सीमेंट की फर्श पे गिरता है तो उसे चोट लगती है। या फिर तेज गति से चलती क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय एक क्षेत्रक अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। तो पीछे की ओर क्यों ले जाता है, ये भी इनर्शिया की वजह से ही ले जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति नदी में कूदता है तो वो आगे की ओर कूदता है, तो बोट पीछे की ओर जाती है। तो इसीलिए इसमें कौन सा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कौन सी, तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन दरअसल यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है सही से। आपका न्यूटन सेकंड लॉ कौन सी होती है, F इज इक्वल्स टू ma। तो ma वाला ऑप्शन जो है आपका फोर्स इज इक्वल्स टू ma, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही से प्रिंट नहीं है। ठीक है, तो आप तो जानते तो हैं, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मास एंड एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, फोर्स होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। 70 kg मैन पुशेस अ 50 kg मैन। 70 kg का मैन एक आदमी है, वो पुश कर रहा है 50 kg के आदमी को। विथ वॉट फोर्स डिड द 50 kg मैन पुश द अनदर मैन। 50 kg का जो मैन है वो किस फोर्स से जो है दूसरे मैन को पुश करेगा। तो देखिए हम जानते हैं थर्ड लॉ से कि फोर्स क्या होते हैं, इक्वल, ऑपोजिट डायरेक्शन में भले हो सकते हैं लेकिन होते तो फोर्स इक्वल है ना। तो ये अगर 15 न्यूटन से कर रहा है तो दूसरा वाला भी 50 न्यूटन से ही करेगा। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 15 न्यूटन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज प्रोनाउंस्ड बाई हुम। इनर्शिया की लॉ जो है किसके द्वारा दिया गया था,
तो देखिए इनर्शिया की लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया ही किसके द्वारा गया है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, है ना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनमें से कौन सा जो है उदाहरण है जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को दर्शाता है। जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमे होने लगती है। तेज गति से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र धारक धीरे धीरे चलती गेंद को हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। जब कोई बस अचानक से शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झटका करते हैं, या फिर रॉकेट लॉन्च कर। तो देखिए आप इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है कि जब कोई बस अचानक से शुरू होती है तो यात्री क्या करते हैं, पीछे की ओर गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो उनकी बॉडी ऑलरेडी रेस्ट में रहना चाहती है, क्योंकि वो पहले से ही रेस्ट में है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अ हाई जंपर रन्स फॉर सम टाइम बिफोर द हाई जंप सो दैट द इनर्शिया हेल्प्स हिम टू टेक अ लॉन्गर जंप। तो देखिए जब कोई खिलाड़ी ऊंची कूद करता है तो समय पर दौड़ता है, कुछ समय पहले दौड़ता है ताकि वो क्या कर सके, डैश, यहाँ पे डैश है मतलब यहाँ पे आपको ब्लैंक भरना है, इस जगह पे आपको ब्लैंक भरना है। डैश का जड़त्व उसे छलांग लगाने में मदद करे। तो किसका, गति का जड़त्व, यहाँ पे स्पीड नहीं होगा, मोशन होगा, ठीक है। मोशन, गति मतलब मोशन होता है ना। वेग मतलब वेलोसिटी, स्पीड होता है। तो यहाँ पे मोशन जो है, मोशन ऑफ इनर्शिया हेल्प्स हिम टू टेक लॉन्गर जंप, तो वो उसको हेल्प करता है ताकि वो मोशन में रहे। उसकी बॉडी दौड़ के क्यों आता है, कूदने से पहले, लॉन्ग जंप लेने से पहले दौड़ के क्यों आता है, ताकि उसकी बॉडी ऑलरेडी मोशन में आ जाए। एकाएक तो नहीं छलांग मार पाएगा ना, जब बॉडी मोशन में है तो वो उसको बल प्रदान करेगी कि वो ऊंचा और दो मतलब फोर्स लगा सके ताकि वो और ऊंची कूद सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन अ स्टैटिक और डायनेमिक स्टेट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिर या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं। तो आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। कि अगर कोई बॉडी आराम में है मतलब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, उसमें परिवर्तन करने को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ही तो कहते हैं ना। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम बहुत देर से फर्स्ट लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इनर्शिया की या फिर जड़त्व की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जड़त्व का नियम वाला ऑप्शन यानी इनर्शिया वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। द रेट ऑफ change of momentum of an object is proportional to unbalanced force in the direction of force. What is this law called? इस लॉ को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस लॉ को हम क्या कहते हैं, न्यूटन की सेकंड लॉ, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, है ना। तो ऑप्शन आपका सेकंड लॉ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। When a bullet is fired from a gun, the gun pushes in opposite direction. This is an example of Newton's law. कौन सी न्यूटन्स की लॉ है कि जब एक बुलेट जो है फायर की जाती है गन से तो जो गन है वो बैकवर्ड मूव करती है वाइल बुलेट क्या है, फॉरवर्ड मूव करती है। तो ये न्यूटन की कौन सी लॉ है, तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वाली लॉ है। ठीक है, तो ये कौन सी लॉ होती है, थर्ड लॉ होती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द थ्री लॉज ऑफ मोशन वर प्रोनाउंस्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किए गए हैं, जो तीन नियम है गति के, और किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो वो न्यूटन के द्वारा किए गए हैं, है ना। तो न्यूटन का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया, कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी लॉज वर प्रोनाउंस्ड बाय आइजैक न्यूटन। ठीक है, देखिए ये भी कितना इजी सा क्वेश्चन है कि सर आइजैक न्यूटन के द्वारा कितने लॉज दिए गए थे, तो 3 लॉ दिए गए थे, 3 लॉज ऑफ मोशन, है ना। हम पढ़ते हैं ना 3 लॉज ऑफ मोशन, गति के 3 नियम। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, टुडेज क्वेश्चन।
ऐसे ही और क्वेश्चंस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ सेशन।